मैंने एक अजीब नज़ारा देखा जो उससे पहले मैंने जीवन में नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी मरीजों के, रोगियों के बीच में बीती है कि अगर सामने वाला उल्टी कर रहा है तो आप पीछे हट जाओ। कि राहुल जी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गए और उसको यूँ गले लगा गए, उस पीठ पे यूँ उसको सहलाने लगे उसकी, और वो उल्टी कर दी उसने उनके कपड़ों पर। बहुत नेता ऐसे जो पहले बहुत अच्छा लड़े, लेकिन आज वो ईडी के डर से या किसी और डर से वो चुप हो गए। मुकदमा चला दीजिए, उसको ईडी वाले बुला करके 10-10, 12-12 घंटे इंटरोगेशन करें, लगातार कई-कई दिन तक करें, वो उससे टस से मस नहीं होता। इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, आप सदस्यता छीन लो, आप उसका घर छीन लो, जेल की धमकी, और यहाँ तक कि अगर फांसी की भी बात आ जाएगी तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो बड़ा अडिग नेता है। कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि लोकसभा का चुनाव कैसा रहेगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो अनुमान लगा रहे थे उनके अनुमान से ज्यादा सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, बड़े बड़े नेता संविधान के आगे मत्था टेक रहे हैं। ये उसका इम्पैक्ट है जो हमारे सम्मेलन का, अगर आप देखा इससे पहले क्यों नहीं टेकते थे वो मत्था। दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे राहुल गांधी की जुबान पर सामाजिक न्याय शब्द होता है और उनके हाथ में आमतौर पे संविधान आप देखेंगे। इन दोनों से मिल करके ही समय कह सकते हैं कि राहुल गांधी की एक पर्सनालिटी बन रही है। और इसी के साथ साथ कुछ सम्मेलनों में आप देख रहे होंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, संविधान सम्मान सम्मेलन, संविधान रक्षा सम्मेलन देश के अलग अलग हिस्से में हो रहे हैं। चंडीगढ़ में हुआ, प्रयागराज में हुआ, लखनऊ में हुआ, अभी 18 तारीख को पटना में होने जा रहा है। इन सारे सम्मेलनों और ये जो पूरा राहुल गांधी का इस समय व्यक्तित्व आ रहा है, उसके केंद्र में जो शख्स है वो हमारे साथ इस समय है। उनका नाम है डॉक्टर अनिल जय हिंद। अनिल जी, आपका स्वागत है। हाँ, जय संविधान जी। तो देखिए, जय संविधान जी बोले और इसके साथ इनकी पृष्ठभूमि भी बहुत ही मजबूत है और बहुत ही गहरी है, आज़ादी की विरासत से जुड़ती है। इनके पिताजी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, उसमें मेजर रैंक तक गए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताऊं और यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि इसके साथ इनका नाम भी डॉक्टर अनिल जय हिंद है, MBBS भी हैं। अनिल जी, थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में और विस्तार से आप अपने रखें। देखिए, ऐसा है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी जी रहे, और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत करीबी से उनके साथ काम करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये मेरी छोटी सी पृष्ठभूमि। साथ में मैं बेसिकली हाँ, एक MBBS प्रोफेशनल। कहाँ से किए, कैसे? जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हाँ, वहाँ से मैंने MBBS पास की 1973 में, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की। मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा। तो ये मेरी एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही सामाजिक मुख्य भूमिका कार्यकर्ताओं के है। तौर पे मैं अपने आप को ज़्यादा मानता हूँ। खास तौर पे पिछले 15 वर्षों से तो मैं प्रैक्टिस से बिल्कुल अपने आप को विरक्त कर लिया, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। तो अभी जो सम्मेलन हो रहे हैं संविधान के नाम पर, उसमें सोशल जस्टिस उसका मेन प्लैंक है, जी उसके अपने कहिए केंद्र में है। जी 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 जी। ये आइडिया कैसे आया, और इसी में अगर आपसे पूछें तो कैसे संपर्क हुआ राहुल गांधी से, क्योंकि उन्हीं को लेकर के आप सारे सम्मेलन कर रहे हैं। जी, अगर मैं आपको सही अपने बारे में बताऊं, हाँ। तो जो समाजवादी धारा है इस देश पर राजनीति की, मैं उससे ज़्यादा जुड़ा रहा। जी लोहियावादी भी कह सकते हैं आप मेरे को, जी विचार के मामले में। जी और बहुत ज़्यादा आकर्षण कभी मेरा रहा नहीं कांग्रेस के प्रति, मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो। और मैं क्योंकि एक्टिविज्म में कहीं अपने, जो लोग बुलाते थे वहाँ जाना, कुछ संघर्ष करना, कुछ मुद्दों को लेकर के, जैसे हमने एक संविधान बचाओ संघर्ष समिति का भी गठन कर रखा है, और उसमें अपने साथियों के साथ मिलकर के हमने, जैसे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया था, हाँ तो पूरे देश में आंदोलन उसका किया, और उसमें भारत बंद भी हुआ हाँ, 6 बड़ा मार्च बड़ा को मुद्दा। 2019 को, और काफ़ी हद तक उत्तर भारत में सक्सेसफुल रहा वो भी हमने किया। कभी कभी मैं कोई किताब अच्छी लगती है तो उसका हिंदी अनुवाद कर देता हाँ, हूँ अभी अंग्रेजी में, ताकि अरुंधति राय की किताब का हाँ, आपने किया, अरुंधति राय जी की वो किताब का भी जाति किया। उन्मूलन जो। हाँ, जाति उन्मूलन के ऊपर प्रस्ताव है एक किस्म से वो। तो ये मेरी एक्टिविटीज़ रही। यूट्यूब पे भी मैं
एक्टिवली जो लोग बुलाते थे एज ए पैनलिस्ट, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं जाता था। अचानक एक दिन मेरे को फ़ोन आया राहुल जी के ऑफिस से। मुझे नहीं मैं पता था कि भाई राहुल जी तो आपसे शायद मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरे को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि तब तक राहुल जी का वो वाला फेस जो पदयात्रा वाला पहला फेस पदयात्रा का, जो पैदल चले वो पूरे रास्ते, वो हो चुका था। अच्छा, और हो मैं चुका था। एज ए पर्सन उनसे बहुत प्रभावित था। और जो रायपुर अधिवेशन में जो उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, जो सामाजिक न्याय की तरफ कांग्रेस बढ़ी, तो मैंने कहा ये तो वही जो हमारी विचारधारा है, अब कांग्रेस उसी विचारधारा पे चल रही है और राहुल जी उसी को बड़े पुरजोर तरीके से उस चीज को उठा रहे हैं। तो मैं प्रभावित तब तक हो चुका था अंदर अंदर, लेकिन कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं राहुल जी से मिलूं। लेकिन ये आया एकदम, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा भाई बिल्कुल मिलना चाहिए राहुल जी से। पहली मुलाकात हुई और राहुल जी से प्रभावित होने के बाद भी, आकर्षित होने के बावजूद भी मेरे मन में कुछ शंकाएं थी राहुल जी को लेकर के। अच्छा। लेकिन जब रूबरू हम पहले मीटिंग में बैठे 1 घंटे से ज़्यादा जो चली, तो मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई और मुझे लगा कि मुझे अपना एक नेता, विचार तो है रहेगा, लेकिन उस विचार का एक नेता मिल गया, एक वर्तमान का। और फिर मैं पिछले 1.25 साल से कह सकते हैं राहुल जी से जुड़ गया वैचारिक रूप से। कांग्रेस पार्टी का मैं आज भी सदस्य तो नहीं हूँ, लेकिन एज एक्टिविस्ट मैं राहुल जी का प्रबल समर्थक हूँ। तो ये जो सम्मेलन वाला संविधान सम्मेलन है, उसमें सोशल जस्टिस उसके केंद्र में है, ये आइडिया कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस आइडिया के पीछे ये है कि जैसे मैंने बताया, आज के समय में सोशल जस्टिस के इश्यूज को लेके, जातीय जनगणना का इश्यू को लेकर के, आरक्षण की सीमा जो 50% की है वो टूटे, उस मुद्दे को लेकर के, और अगर सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, आर्थिक न्याय की भी बात करें, जो पूंजी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जा रही है अदानी अंबानी को, तो जो हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो बात लिखी हुई है, अगर कोई नेता खुल के, जिसको कहते हैं बबर शेर की तरह उसके लिए लड़ रहा है, तो वो राहुल गांधी है। ठीक है, उसको मुकदमा चला दीजिए, उसे कोई फिक्र नहीं, चलाइए। उसको ईडी वाले बुला करके 10-10, 12-12 घंटे इंटरोगेशन करें, लगातार कई दिन तक करें, वो उससे टस से मस नहीं होता। इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, आप सदस्यता छीन लो, वो अपने उस पर भी फिर भी कायम है। आप उसका घर छीन लो, जेल की धमकी, और यहाँ तक कि अगर फांसी की भी बात आ जाएगी तो वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो बड़ा अडिग नेता है। और मेरा मानना ये है भाई साहब कि जब कोई देश को जान लेता है, देश के दर्द को पहचान लेता है, तो वो उसके अंदर एक अलग शक्ति आ जाती है। आप अगर मेरे को आधा मिनट दें, तो मेरे को 2 एकदम उदाहरण याद आते हैं। महात्मा बुद्ध जब तक राजमहल में रहते थे, उनको कुछ अता पता नहीं था, और वो एक थे जैसे राजकुमार होते हैं, लेकिन राजमहल से बाहर निकले, उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, समाज से, व्यक्तियों से मिले, उसके बाद उसका नतीजा ये लगा कि वो बुद्ध बन गए, उनमें बुद्धत्व आ गया कह सकते हैं। महात्मा गांधी जी भी भारत में आए तो 3rd क्लास के रेल के डब्बे में वो पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो ये भ्रमण किया ना पैदल, और अगर आप मेरे को इजाज़त दें तो मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ जिस दिन से राहुल जी से, वो घटना आपको बताता हूँ कि मैं लाइव देख रहा था, उनका लाइव आता था यूट्यूब चैनल पे वही, तो क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी बोलता था, तो भाई आज क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स से रूबरू रहना बड़ा जरूरी होता, तो मैं सारे समाचार देखने और ये वो मैं देख रहा था। और शायद कर्नाटक की बात है ये। राहुल जी जा रहे थे, तो उनको जहां से निकलते थे, जिस गांव से निकल रहे होंगे, वहां के भीड़ गांव के लोग सड़कों पे आ गए, और एक बूढ़ा आदमी वो कोशिश करने लगा राहुल जी के नज़दीक जाने की। तो एक रस्सा सा लगा हुआ था जो राहुल जी के रहता था, सिक्योरिटी रीजन से शायद, तो वो रस्सा कि वो आकर के, तो उस सिक्योरिटी वालों ने उसको रोक लिया। रहा होगा 80 साल की उम्र में, गरीब, फटे हुए कपड़े, मैला कुचैला, साफ सुथरा भी नहीं, और वृद्ध, कमजोर सा बहुत। तो राहुल जी की एकदम नज़र पड़ी, राहुल जी ने कहा भेजो ऐसे इशारे से, तो वो फिर वो रस्सा हटा करके, उठा करके उनको भेज दिया, भाई राहुल जी से मिल लीजिए, चाहिए आप। जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति नज़दीक आया, राहुल जी से 2-4 फीट की दूरी पे रहा होगा,
और शायद वो बीमार रहा होगा पहले से, एकदम उसको वॉमिटिंग हो गई, उल्टी आ गई। अब मैं तो एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो रोज मतलब मेरी जिंदगी मरीजों के, रोगियों के बीच में बीती है। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है इंसान की कि अगर सामने वाला उल्टी कर रहा है तो आप पीछे हट जाते हैं कि भाई मेरे कपड़ों पे ना पड़ जाए। मैंने एक अजीब नज़ारा देखा जो उससे पहले मैंने जीवन में नहीं देखा था, कि राहुल जी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गए और उसको यूं गले लगा गए, उस पीठ पे यूं उसको सहलाने लगे, उसकी पीठ पे, और वो उल्टी कर दी उसने उनके कपड़ों पर ही। तो मैंने कहा भाई ये जो शख्सियत है ये कि आम इंसान की शख्सियत नहीं है। तो वैचारिक रूप से और उनकी जो ये कह सकते हैं कि इंसानियत का देखते हुए मैं उनसे प्रभावित हो गया। तो अभी आप लोग जो है जो सम्मेलन आयोजित किए, कितने हो गए करीब? देखिए हमारे 6 सम्मेलन हो चुके 6 हैं सम्मेलन हो संविधान गए। को लेकर के। हाँ। पहला हमने लखनऊ में किया था और तब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। एक और हमने किया पंचकुला चंडीगढ़ में, तब भी चुनाव चल रहे थे। उसके बाद लेकिन हमारा सिलसिला रुका नहीं, चुनाव के बाद भी इलाहाबाद किया हमने, कोई चुनाव नहीं थे तब। फिर हमने कोल्हापुर और नागपुर में भी किया, रांची में भी किया। तो जब जब हमें समय मिल जाता है राहुल जी को, क्योंकि वो अपनी पार्टी के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनको आमतौर पर समय हमारे लिए कम मिलता है, लेकिन जब मिल जाता है हम कर लेते हैं। हम डिमांड उनको बना के दे रखी है, हम यहाँ यहाँ करना चाहते हैं देश तो हमको 2 चीज़ बताइए अब इन सम्मेलनों से, क्योंकि आप 6 सम्मेलन कर चुके हैं, तो इसका अनुभव क्या रहा और टीम कौन है जो आपको इसमें सहयोग करती है, और कैसे लोगों को ले आते हैं, और उसके जो इम्पैक्ट रहा हो किस रूप में देखा जाए? देखिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि राहुल जी खुद सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, इसलिए वो हमें समय भी दे देते हैं। दूसरी बात ये, सम्मेलन क्योंकि हम क्लोज डोर करते हैं, ऑडिटोरियम में करते हैं, तो कोई हम जनसभा तो करते नहीं, भाई आम लोगों की जनसभा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सम्मेलन हम सिर्फ एक्टिविस्ट के लिए करते हैं। अच्छा। क्योंकि ज़मीन पे इस समय हजारों, मैं कहूँगा शायद लाखों भी सब संगठन ऐसे हैं जो ज़मीन पे अपने अपने गाँव में, कस्बे में, अपने मोहल्ले में सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और पूरे देश में फैले हुए हैं वो। तो हमारे सम्मेलन की जो विशेषता है वो ये है कि हम ये नहीं कि जैसे पोस्टर लग गया, होर्डिंग हो गई, आओ जी आओ, आप कोई भी चलाए। हम संपर्क करते हैं उन संगठनों से, जैसे हम पटना में कर रहे हैं। तो पटना में जो बिहार के जो संगठन हैं सोशल जस्टिस में, जिनसे हम जानते हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। फिर मान लीजिए आप चला रहे हैं एक संगठन, तो आपके संपर्क में ऐसे 2 संगठन हो सकते हैं जो मेरे संपर्क में शायद नहीं है, आप उनसे आगे करते हैं, तो ऐसे लिंक बन जाता है। तो हमने जैसे रांची में किया था तो उसमें 200 से ज्यादा संगठन उसमें जुड़े थे। कोई मेरा अकेले का मतलब संगठन होते हैं, इंडिविजुअल से ज्यादा संगठन? हाँ, तो 200 से ज्यादा संगठन हमारे रांची में थे। अब मैं सोच रहा हूँ पटना में भी अभी 150 पौने 200 संगठन हमसे जुड़ चुके हैं। अभी तो 18 को होना है, अभी आ रही हैं। तो संगठन के लोग ऐसा नहीं कि सैकड़ों की संख्या में आते हैं, कई छोटे संगठन होते हैं तो उनके 5 लोग ही बकायदा वो हमारे सम्मेलन का समर्थन लिख के देते हैं अपने लेटर हेड पे। अच्छा। और फिर सूची देते हैं कि ये हमारे संगठन के 5 पदाधिकारी या जो भी है एक्टिविस्ट हैं, ये इनका नाम, ये इनका टेलीफोन नंबर, हम आपके कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं। फिर आप उनको कार्ड इशू करते हैं? फिर हम उनको कार्ड इशू करते हैं उन्हीं लोगों को। हाँ। तो इसमें ये नहीं कि कोई भी मुंह उठाए और चला आए। हाँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं देख रहा था इलाहाबाद का सम्मेलन, उसमें बाहर के जो कांग्रेसी वहाँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद से परिचित हूँ चेहरों से, वो चेहरे वहाँ नहीं बैठे हुए थे, मतलब अननोन फेसेस थे। देखिए ऐसा है, हम मानते हैं कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी के हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और जनता का भी राहुल जी पे पूरा हक है, लेकिन ये एक विशेष प्रयोजन को लेकर के कार्यक्रम किया जाता है और विशेष तौर पे सिर्फ सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमारी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें डॉक्टर्स ही आएंगे ना, उसमें ये तो है नहीं कि कोई भी सड़क चलता आ जाके बैठ जाएगा। तो इसलिए हम उसको रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। अच्छा। कि जो हमारे संपर्क के संगठन हैं उन्हीं के एक्टिविस्ट आए। और वो अच्छा, सिर्फ राहुल जी का भाषण ही नहीं होता उसमें। हाँ। उससे पहले हम विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे हम पटना में 2 विषयों को ले रहे हैं अभी, हो सकता है एक आध और जुड़ जाए विषय। तो एक तो विषय है भारतीय गणतंत्र का संविधान और मनुस्मृति। अच्छा। एक तो इसके ऊपर चर्चा रहेगी।
और एक जो अति पिछड़े हमारे समाज के हैं, जो जिस तरह का हमारा चुनाव है और उनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता विधानसभा लोकसभा में, क्योंकि उनकी संख्या बिखरी छितरी रहती है, स्कैटर्ड रहती है, तो उनको राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले, ये दो हमारे अभी तय जो विषय अलग से रख हाँ, लेते तो हैं। उसके ऊपर चर्चा होती है। फिर जो एक्टिविस्ट आते हैं, तो उनमें से जो प्रोमिनेंट है, अब 2-3 घंटे में हम सबको तो नहीं दे पाते सर, लेकिन जो प्रोमिनेंट है, बहुत जिनका काम है, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा को उस सीमित समय में बोलने का, तो वो अपने विचार शेयर करते हैं सबके साथ, ऑडियंस के साथ। तो एक तरह एक दूसरे का अनुभव, एक दूसरे का विचार, तो ये जिसको कहते हैं कि ये अगर आपसे पूछें कुछ हमको इम्पैक्ट कितना जनरेट कर पा रहा है, और जो लोग संगठन और सम्मेलन में आते हैं, हिस्सा लेते हैं, हाँ, क्या उनकी फिर आप कोई नेटवर्किंग भी करते हैं अलग से, फर्दर कैसे उनको जोड़ा रखा जाए, ये दोनों पक्ष पे आप अगर देखिए जो जो हमारे पास फ़ोन नंबर वगैरह आ जाते हैं, तो उनसे तो हम फिर ये समझिए कि हमेशा के लिए जुड़ चुके और जुड़े रहेंगे आगे जब तक चलता रहेगा। और इम्पैक्ट की बात तो ये है, मैं 2 बातें कहूँगा कि जैसे हमारा पहला कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, तो आप देखें उत्तर प्रदेश में जितने भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि लोकसभा का चुनाव कैसा रहेगा और क्या उसके परिणाम आएंगे, वो सारे अनुमान जो थे, मैं तो ये कहूँगा कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो अनुमान लगा रहे थे, उनके अनुमान से ज़्यादा सीटें आई। और बाद में जब उसका एनालिसिस किया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया और राहुल जी तो स्वीकार कर ही रहे हैं कि ये जो संविधान सम्मेलन हुआ, उसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और वो एक मुद्दा बन गया चुनावी। और आज इम्पैक्ट आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संविधान के आगे मत्था टेक रहे हैं। ये उसका इम्पैक्ट ही है जो हमारे सम्मेलन का, अगर आप देखा, इससे पहले क्यों नहीं टेकते थे वो जब तक ये मुद्दा नहीं बना था। साल भर पहले आपने कभी देखा कि मोदी जी गा रहे हैं संविधान के आगे, यूं माथा कर रहे हैं, चूम रहे हैं, दंडवत हो रहे आ रहे हैं, संविधान संविधान और बाबा साहब। अगर इसको ठोस रूप दिया जाए, तो अभी जो आप पटना में सम्मेलन कर रहे हैं जी, इसमें जैसे इस प्रोसेस में आपकी एक टीम बन गई होगी, वो चेहरे होंगे, वो उनके नाम अगर बता सकें, और दूसरा क्या तैयारी है, तैयारी के लिए आपने क्या किया है, कैसे करनी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि हर जगह हमें वहाँ के एक्टिविस्ट मिलते हैं और वो एक नई टीम होती है, लेकिन 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर हमारे इसमें टीम में रहते हैं, अक्सर रहते हैं, ठीक है। जैसे लखनऊ में हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी थे। हालांकि वो उस समय आम आदमी पार्टी में थे, उसके बावजूद भी क्योंकि विचार में हम एक थे, तो वो उस संविधान में, उस कार्यक्रम में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे लखनऊ में फ्रैंक हजूर साहब हैं। फ्रैंक हजूर जी देख रहे हैं, हाँ, अक्सर रहते हैं। वो तो पर्दे के पीछे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहता है हमेशा, ठीक है। हमारे अशोक भारती जी हैं, नेकडोर चलाते हैं, वो इससे जुड़े रहते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारी टीम के जो हमेशा साथ रहते हैं। रतन लाल जी कई कार्यक्रमों में हमारा साथ रहे, प्रोफेसर साहब जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। तो ये तो एक परमानेंट सी टीम है हमारी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहीं के उस कार्यक्रम को लेकर के जुड़ते हैं। ये एक आप कह सकते हैं इसको। तो अभी जो है, अब आगे क्या योजना है आपकी, जितना कर रहे हैं अब, जैसे आपने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए हैं, आपके मतलब जो पूरा सम्मेलन हो रहा है उसके केंद्र में राहुल जी होते हैं जी, आप खुद नहीं ज्वाइन किए हैं, तो दूसरे लोग भी क्यों ज्वाइन करेंगे, ये भी कहा जा सकता है। कोई सवाल उठा सकता है, हमारा नेता ही नहीं ज्वाइन कर रहा तो मैं क्यों ज्वाइन करूं। जी जी जी। तो फिर आप कैसे जो है ये एकता कैसे बनेंगे और सिलसिला कैसे आगे? देखिए ऐसा है कि मैं किसी भी सोशल एक्टिविस्ट को या किसी भी सामाजिक संगठन को ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। अपने मुँह से मैं किसी को भी नहीं कहता। लेकिन ये है कि आप सच्चाई देखें तो जो सामाजिक न्याय को लेकर के जो राजनीतिक दल भी बने थे या पीछे कभी रहे भी थे, वो सामाजिक न्याय की बात मतलब सच्चाई तरीके से लड़ते थे, वो आज नहीं लड़ रहे। बड़े बड़े राजनीतिक दल के जो है ना नेता, वो आपने देखा अंबानी के परिवार की शादी में जाकर के ठुमके लगाना, आप समझ लीजिए कि मैं इससे आगे क्या कहूँ। नहीं तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर मैं कहूं तो आने वाले दिनों में क्या माना जाए कि सामाजिक न्याय का चेहरा जो है राहुल गांधी होंगे और क्षेत्रीय पार्टियां जो क्षेत्रीय चेहरे हैं वो जो है बैकग्राउंड में चली जाएंगी। देखिए मैं तो चाहता हूं सभी दल और सभी नेता सामाजिक न्याय के लिए लड़े।
थोड़ा सा फर्क ये है, हम शरद यादव जी के साथ काफी नजदीकी रहे। शरद यादव जी अगली एक बात कहा करते थे कि असली पावर है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है। और ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ, ये भी तब लागू हुआ जब केंद्र सरकार में कुछ लीवर, जिसको कहते हैं कि शरद जी कुछ कर पाए, प्रभावशाली हो पाए, ठीक है। और अगर रीजनल पार्टी रहती तो मंडल कमीशन आज भी नहीं लगी होती। मान लो शिक्षा में आरक्षण किया तो कांग्रेस के अर्जुन सिंह जी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में किया, केंद्र सरकार ने। तो रीजनल पार्टी को, जो मैंने कहा, शरद जी अक्सर कहते थे कि ये जो प्रदेश की जो सरकारें हैं ये ग्लोरीफाइड तो बहुत है इनके, मतलब सोचते हैं हाँ भाई बिहार में फलाने का राज चल रहा है, फलाना मुख्य, लेकिन ये ग्लोरीफाइड नगर पालिका है, पावर नहीं है ना इनके पास, कोई ज़्यादा बजट है। अब आपके सम्मेलन से जुड़ा हुआ एक में थोड़ा राजनीतिक प्रश्न और हाँ। थोड़ा अंतर विरोधी भी बात हो जाएगी। अभी आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, इस बीच जो बयान आए हैं लालू जी के और तेजस्वी के भी कमोबेश कांग्रेस विरोधी बयान रहे हैं। उन्होंने कहा ममता को नेता बन जाना चाहिए, अब राहुल जी देखें। आप अभी सम्मेलन सोशल जस्टिस सवाल पे कर रहे हैं, सोशल जस्टिस के चैंपियन वहाँ जो है लालू जी और तेजस्वी, यही लोग हैं। तो ऐसे में एक अंतर विरोध आप नहीं पैदा करने जा रहे हैं पटना में? मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति में बहुत एक्टिव रहा 1990 के दशक में, और लालू जी, शरद जी, नीतीश, मतलब बहुत हम इंटीमेट कह सकते हैं कि 1 to 1 2-2 घंटे चर्चा करते वाले, 6-6 घंटे चर्चा वाली हमारी स्थिति रही है। मैंने लालू जी के साथ बहुत करीबी काम कर रखा है, नीतीश जी के साथ भी कर रखा है। लेकिन अब आज की डेट में हमें वर्तमान देखना है। आज की तारीख में जो लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, और जैसे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे लड़ाई लड़ी जा रही है, और राष्ट्रीय स्तर पे ही कामयाब हो सकती है। छुटपुट हम एक जिले में, एक प्रदेश में करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय की अगर लड़ाई लड़नी है तो सभी नेताओं को राहुल गांधी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। पास्ट में लालू जी ने बहुत कुछ कर रखा है, मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, सलाम करता हूँ, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ। नीतीश जी अपने रास्ते से बिल्कुल भटक चुके हैं, वो कभी हमारे साथी थे, ठीक है। मैं जब चुनाव लड़ा तो 2 बार मेरे चुनाव में भाषण देने आए, बल्कि एक बार तो उनकी चप्पल किसी ने चुरा ली उस भाषण में। तो मुझे बहुत हमारी यादें हैं, लेकिन आज का हमें देखना है कि आज की क्या स्थिति है और आज कौन लड़ रहा है, और कौन जिसको कहते हैं बेखौफ निडर, न वो आज जो ईडी से डर रहा है, बिलों में घुस गया। मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत नेता ऐसे जो पहले बहुत अच्छा लड़े, लेकिन आज वो ईडी के डर से या किसी और डर से वो चुप हो गए। क्योंकि आप पूरा एक इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं अपने तरीके से, दिख रही हैं चीज़ें जी। हाँ, तो क्या माना जाए इसका कुछ अगर मूल्यांकन किया जाए तो जो इस समय राहुल सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं जाति जनगणना का, उसके तौर पर देखा जाए वो एक मतलब यहाँ जाके कल्मिनेट हो सकता है, उसमें इस इन सम्मेलनों की एक बड़ी भूमिका कही जा सकती है? देखिए, हमारी जो भूमिका है वो ये है कि एक तो ये है कि राहुल जी से, और ये क्योंकि जो एक्टिविस्ट है सोशल, इनको कनेक्ट करना, क्योंकि मैं राहुल जी से पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि वो सही रास्ते पे, और हमें ऐसा नेता चाहिए, ठीक है। तो उनको दूसरे सामाजिक संगठनों से कनेक्ट करना मेरा एक तो ये काम है कि इस समय संविधान में जो बातें लिख दी गई वो जमीन पे सही मायनों में उतरे नहीं। जो आर्थिक न्याय, जो सामाजिक न्याय, ठीक है। और किसी भी जाति का, मान लीजिए एक बेटी जन्म लेती है बिहार के एक दूर दराज खगड़िया जिले में लेती है, ठीक है, और वो किसी भी जाति की है, चाहे गांव में जन्म ले रही है, उसका पिता जो है वो खेतिहर मजदूर है, और लेकिन है वो बहुत टैलेंटेड, बहुत बुद्धिमान है, ईमानदार है, मेहनती है, सब गुण है उसमें। इतने अच्छे गुण है कि वो बहुत बढ़िया न्यूरो सर्जन बन सकती है, लेकिन क्या वो बन पाएगी? वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका जो जन्म, जो उसका परिवार, हो सकता है वो दलित हो तो और ज्यादा चांसेस उसके कम है बनने के। और क्या ये देश को लॉस नहीं है कि एक न्यूरो सर्जन बन सकता विश्व स्तर का, लेकिन वो गांव की मिट्टी में कहीं खो गया? तो हमारा मानना ये है कि जब तक संविधान में जो है कि सबको समतामूलक समाज मिले और देश के तमाम जो टैलेंट है उसको आगे आने का मौका मिले, तो वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय इस देश में नहीं हुआ है। ये मैं मान रहा हूँ कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई है
एक आज़ादी की लड़ाई देश को आज़ाद कराने और संविधान बनाने तक थी, और ये दूसरी है उस संविधान को ज़मीन पे उतारने के लिए। तो संविधान को जमीन पर उतारने, हाँ। और आप अपने को मानते हैं कि राहुल गांधी और जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके बीच एक पुल का काम कर रहे हैं, हाँ, कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, देखिए कोई भी देश महान बनता है ना, वो तब बनता है जब उसमें समतामूलक समाज आता है। बिल्कुल। हमारे देश में विषमता मूलक जब जब व्यवस्था रही तो देश कमजोर हुआ। सारी गरीबी, भूखमरी, बीमारी, प्लेग, चेचक, ये वो, गुलामी। बिल्कुल। आप जब बुद्ध का काल था, समता थी, तो सम्राट अशोक थे, जन्म लेते हैं और पूरे विश्व में आपकी पताका और संदेश जाता है। अब भी जब से ये समता, ये संविधान जो बना है, ये बाबा साहब की अध्यक्षता में, ये समता मूलक संविधान है, और इसी संविधान की वजह से पिछले 70-75 साल से जो देश में खुशहाली आ रही है, जो संपन्नता आ रही है, जो मैं कहता हूँ शक्तिशाली बन रहा है देश, आज कहते हैं महाशक्ति बन रहा है देश हमारा, उसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण हमारा भारतीय संविधान है। और जिस दिन इसको पूरी तरह से जमीन पे उतार दिया गया, तो ये देश वही जो अशोका के समय में था वैसा देश जरूर बनेगा। मेरा लेकिन इसको मानना है। पलटने की कोशिश भी शुरू हो गई है, आप देख ही रहे हैं, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल जी हैं, और संविधान दिखाते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ, वो कोशिश तो देखिए, जब हमेशा ये जो ताकतें जो होती हैं, हाँ, समता मूलक ताकत और विषमता मूलक ताकतों की तो हजारों साल से लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। तो उस लड़ाई, बड़ी लड़ाई के आप जो है हिस्से हैं। हम एक छोटा सा, जिसको कहते हैं सागर की एक बूंद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि अब पहली बार हम लोग इस तरह से बात कर पा रहे हैं, और ये कम कम जो सम्मेलन हो रहे हैं, हाँ हाँ, इसको हाँ, लेकर के लोग जो है जान पाएंगे हाँ, कि हाँ, क्या मकसद है, कौन लोग हाँ, शामिल हैं, और हाँ, क्या इम्पैक्ट जनरेट कर हाँ, पा रहा हाँ, है। हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद और जय श्री राम।